शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है। आप पूरी तरह से फिट हो गए हैं, आप बढ़िया से फिट कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को अपनी अपनी तमन्नाएं हैं, हसरत है, आरजू है, गम है। 17 दल एक साथ बैठ गए, यही क्या कम है। बेशक अब भी बाकी है फासला, बेशक नहीं हो सकता लाल किले की लड़ाई का कोई ठोस फैसला, लेकिन पटना से बैठकी का सिलसिला शुरू हो गया। बिहार की धरती से सत्ता परिवर्तन का शंखनाद हो गया। पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ। पहले आप लोगों को मालूम है, हम कहने नहीं चाहती हूँ। इसी के लिए मैं कहा था दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला। अब पटना से शुरू करो। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। 1, वी आर यूनाइटेड। 2, वी विल फाइट टुगेदर। 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा। 4, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में एक संदेश यहाँ से दिया और पूरे देश में एक अलग माहौल पैदा हो गया। कई आंदोलन यहाँ से देश में शुरू हो गई और देश के इतिहास में इसका स्वीकार किया गया। और आज की स्थिति में जो नीतीश जी ने मीटिंग बुलाई और सब साथी यहाँ आ गए, इनमें से जो बातें हो गई, जो तय करने का इस पर हमने बहस किया, इसमें आखिरी शेर शिमला की मीटिंग में हो जाएगा। और यहाँ जो मिलकर काम करने का तय किया है, इससे हमारा एक नया रास्ता दिखाने का काम शुरू हुआ है। अलग अलग पार्टी के नेता है, स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है, कुछ मतलब भिन्नता हो भी सकती है, लेकिन देश एक है और इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। मैं तो हमें अपने आप को विपक्ष तो मानता ही नहीं हूं। हाँ, विपक्ष जरूर जो भी देशद्रोही है और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज है, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए। और हमारे पास तो ज़्यादा ताकत नहीं है। जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। मकसद हमारा ताकत हासिल करना नहीं है, इक़्तिदार हमारी मंजिल नहीं है। सत्ता की ये लड़ाई जो है ये नहीं लड़ी जा रही है। ये असूलों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है, ये इरादों की लड़ाई है, ये मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है। उमर अब्दुल्ला ने जिन उसूलों की बात की, अगर सियासत में उसका वजूद बरकरार होता तो शायद ही पटना में इस बैठक की दरकार होती। लेकिन स्वार्थ की सियासत ने विचारधारा की धारा को गैर जरूरी बना दिया, सियासत को सोच से खाली बना दिया। सबसे पुरानी पार्टी में अब भी ये जज्बा शेष था। जैसे ही राहुल के लब खुले, इसके सबूत मिलने लगे। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर,
आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहां की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब, सब लोग रहेंगे। हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में, शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। हम लोग पूरे काम करेंगे, एक होकर, एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी भाजपा को। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खुल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है। अब ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी, उसमें हम लोग आगे के और कार्यक्रम किस तरह से क्या हो वो हम लोग तय करेंगे, चर्चा करेंगे। आदरणीय नीतीश जी ने आज बड़ी मशक्कत के बाद सब लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ये एक कहा जाए कि ये एक पहली झलक है। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ, मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं
कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। बीजेपी के रुख से किसी को हैरानी नहीं हुई, लेकिन ये नौबत यूं ही नहीं आई। 17 दलों की इस महा बैठक से ही बीजेपी को विरोध का मसाला मिल गया। बैठक में शामिल होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किनारा कर लिया। केजरीवाल के साथ स्टालिन भी चलते बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ही दीदी बंगाल के लिए निकल पड़ी। बीजेपी पूरी लिस्ट के साथ मीडिया में हाजिर हुई, एक एक कर कलह वाली कुंडली समझाने लगी। रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है, सुशील जी ने, कि बारात तो आ गई पर दूल्हा कौन है नहीं पता लग रहा। तो मैं पंडित हूं, ब्राह्मण, सही मुहूर्त देख रखा है मैंने। 2024 में चुनाव के बाद जब राष्ट्रपति जी बुलाएंगे शपथ के लिए गठबंधन को हमारे, जो आज इकट्ठा है पटना में, तो हम एक ऐसा दूल्हा देंगे जो पसंद आएगा, आशीर्वाद होगा भारत की जनता का, जो रविशंकर जी को भी पसंद आएगा, सुशील जी को भी पसंद आएगा, और उनकी जो दुल्हन है, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, सत्ता की दुल्हन, उसको भी पसंद आए। 1 महीने के प्रयास और 5 घंटे की बैठक के बाद क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अगली बैठक कहाँ होगी, इसका डेट क्या होगा, इतना ही तो निकला। बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाएगा, कहाँ बने कन्वीनर। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया, क्योंकि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस ने कोई अपनी वचनबद्धता प्रकट नहीं की। इसलिए जो 1-2 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, दिल्ली और पंजाब के, वो लोग शामिल नहीं हुए। तो क्या जल्दबाजी थी जाने की? भी वो तो सुबह से धमकी दे रहे थे, परसों भी पत्र लिखा उन्होंने। तो यह बैठक तो विफल होगी। पिछले 1 महीने से केंद्र के अध्यादेश को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का समर्थन मांग रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस ने इस बारे में ठोस आश्वासन नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी भी पटना की बैठक में शामिल होने को लेकर आनाकानी करने लगी। हालांकि केजरीवाल पटना की बैठक में तो हाजिर हो गए, लेकिन जब कांग्रेस ने साथ का ऐलान नहीं किया तो मीडिया से बात किए बिना ही दिल्ली निकल गए। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। स्वागत से गदगद राहुल गांधी ने बिहार की धरती से कर्नाटक के नतीजों का जिक्र किया। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी जीत का ऐलान कर दिया। तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी, और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। बहुत दिन के बाद पूरी तरह से फिट हो गए हैं, और बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी भाजपा को। हम तो भिंडी खरीदने नहीं जाते हैं, भिंडी सब्जी मालूम हुआ कि 60 रुपया किलो हो गया। हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए हैं। कोल बिल, नल नील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं। हम रहे तो उसको रहते ना अपना ही बढ़ा दिए। हाँ,
घूमने लगे तो फिर ये बढ़ा लिए हैं। शादी करिए और हम लोग बाराती चले और बहुत दिन के बाद आप लोगों से इलाज के बाद बात हो रही है, प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी।